तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। पूरे हरियाणा में एकमात्र उपचुनाव जो कि एलनाबाद सीट थे, लगभग 8 महीनों से सीट खाली होने की वजह से, डेट डिक्लेयर ना होने की वजह से सबसे बड़ा सवाल उठा था कि आखिर सरकार किस बात का इंतज़ार कर रही है। मगर देर आए दुरुस्त आए, निर्वाचन आयोग की तरफ से 30 अक्टूबर की जो डेट है वो मुकर्रर की गई है और 2 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। और पूरे हरियाणा की नज़र इस उपचुनाव के ऊपर टिकी है। एक तरफ किसान आंदोलन और ऐसे में हरियाणा में ये गठबंधन की सरकार के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। और सबसे बड़ा सवाल है, अब सियासी गलियारों में जो उठापटक शुरू हुई है, जहां पर सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए भी अपना कैंडिडेट तय करना और दूसरा गठबंधन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे माहौल में जब बीजेपी और जेजेपी के माहौल खराब यानी खिलाफ हो रहा है। और मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए आईएनएलडी से महिला महासचिव सुनैना चौटाला जी हैं। और अभी हाल ही में आईएनएलडी की तरफ से जींद में एक महारैली की गई, बहुत ही एक कामयाब रैली साबित हुई, रिकॉर्ड तोड़ वहाँ पर भीड़ पहुँची। क्या कुछ उसके मायने निकाले जा सकते हैं और अब जो एक अग्नि परीक्षा और आईएनएलडी के लिए भी ये एक नए तरीके से एक नया आगाज़ होगा, ऐसे वक्त में जब ओपी चौटाला अपनी 10 साल की सज़ा पूरी करने के बाद फिर से जनता के बीच में पहुंचे हैं। पहले तो मैम आपका तेज हरियाणा वेब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पन्नू, और पूरे हरियाणा को मेरी राम राम। सबसे पहला ही सवाल मैम, हर कोई जानना चाहता है आपसे, जींद में आपकी बहुत कामयाब रैली रही, क्या वो अब ऐसे वक्त में संजीवनी बूटी का काम करेगी? क्या इस बात को माना जा सकता है आपकी वो मेहनत वाकई कामयाब हो गई है, रंग लाई है? आप वहाँ पर जिक्र ही कर रहे थे कि चुनाव डिक्लेयर होता है तो कुछ देखा जाएगा, बहुत कुछ होगा, और अब चुनाव भी डिक्लेयर हो गया है। बिल्कुल, आपने स्वयं देखा होगा कि बावजूद इसके कि कुछ एग्ज़ाम्स भी गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित कर दिए गए थे, उसके बावजूद भी जो रैली है वो रिकॉर्ड तोड़ हुई है और समूचा हरियाणा वहाँ पे जुटा, और आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को सम्मान देने के लिए और आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी को 10 साल के बाद सुनने के लिए। तो ये सभी कारण, और ये एक संजीवनी बूटी नहीं, एक हमारा आने वाला जो कल है उसमें सुनिश्चित हो गया कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की है। लेकिन एक चर्चा ये भी है, जो सवाल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जींद में एक बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता वहाँ पर जुटे थे और बहुत कद्दावर नेता कई पार्टियों के, कई राज्यों के वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे थे, मगर एक बात का सबको बेसब्री से इंतजार था, वो था तीसरे मोर्चे के ऐलान का, मगर कहीं भी उसका जिक्र नहीं हुआ है। क्या लगता है, कहाँ आईएनएलडी को लगता है कि कॉन्सेप्ट अभी तक अधूरा था, उस कॉन्सेप्ट को अभी तक और विचारा जाना चाहिए? तीसरे मोर्चे का ऐलान क्यों नहीं हुआ वहाँ से? देखिए, तीसरे मोर्चे का जिक्र लगभग आप अगर स्पीच सुनेंगे तो आदरणीय बादल साहब जी ने और आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी ने भी इशारा किया दबी जुबान में, और तीसरे मोर्चे का गठन तो सुनिश्चित है, होगा ही होगा। कुछ एक चीज़ें, क्योंकि 25 सितंबर को सम्मान दिवस तो एक निश्चित है, हर साल होता है, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते थे। और लेकिन जो तीसरा मोर्चा है उसका गठन, उसमें कुछ एक हमारे नेता आ नहीं पाए थे किसी कारणवश से, तो उनसे पूर्ण रूप से विचार विमर्श करके जल्द ही तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया जाएगा। एक सवाल है, उस जींद रैली के अंदर भी सुनने को मिला और उससे पहले भी आपकी तरफ से, आपके तमाम नेताओं की तरफ से ये आरोप लगते रहे हैं कि आईएनएलडी सुप्रीमो ओपी चौटाला को हुड्डा की तरफ से एक साजिश के तहत उन्हें जेल में बंद किया गया। वो अपनी 10 साल की सज़ा पूरी करने के बाद अब आईएनएलडी में फिर से आए हैं, आपको अपना कप्तान मिला है, और क्या आपको लगता है कि क्या ऐसी कौन सी वो साजिश थी जिसके तहत आपका आरोप है कि हुड्डा ने ओपी चौटाला को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम? बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़रूरी भी था पन्नू, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मुझसे, क्योंकि जब आप देखो कि जब जिस वक्त जेल हुई थी ओम प्रकाश जी चौटाला को,
उस वक्त लगभग ये तय हो गया था कि आने वाली गवर्नमेंट इंडियन नेशनल लोकदल की है। ऐसे में जब चौटाला साहब को पता चला कि वाड्रा सोनिया गांधी जी के दामाद और अब ये जो आपके हुड्डा साहब ये एक भूमि घोटाले में संलिप्त है, तो उन्होंने, क्योंकि वो तो एक सच्चे नेता, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि जिस वक्त मैं, जब भी मैं सत्ता में आऊँगा, इस घोटाले के जो भी मुजरिम होंगे उनको सलाखों के पीछे दूंगा। तो ऐसे में ये जो शीर्ष नेतृत्व जो था सोनिया गांधी जी अपने दामाद की जेल देखने लगी, और क्योंकि ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सच है कि जो ओम प्रकाश जी चौटाला कहते हैं वो करते हैं, तो हुड्डा साहब ने सोचा कि जैसे ही गवर्नमेंट तो आनी है, जैसे ही गवर्नमेंट आएगी ये तेरे ऊपर भी बात आएगी, इसलिए उन्होंने मिलके रणदीप सिंह के साथ और कांग्रेस ने मिलके ये साजिश रची। ओम प्रकाश जी चौटाला को साजिश के तहत सिर्फ ये था कि नाम ऊपर और नीचे हुए थे, कोई करप्शन, कोई पैसे का लेन देन ये साबित नहीं कर पाए, लेकिन सिर्फ नाम ऊपर नीचे कर इन्होंने एक साजिश रचनी थी और ओम प्रकाश जी चौटाला को जेल में इन्होंने करा दिया, क्योंकि इन्हें खुद की जेल दिख रही थी। ये एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार जो ओम पी चौटाला जी हुए। मैम, अभी हम इस सिनेरियो पे बात करते हैं, उपचुनाव एलनाबाद पर आते हैं। सबसे पहला सवाल एलनाबाद को लेकर है, आईएनएलडी का चेहरा कौन होगा? कौन आपकी तरफ से इस बार वहां पर चुनाव लड़ेगा? क्या अभय को सत्य माना जा सकता है? क्योंकि चर्चा ये है कि लगभग डिक्लेयर है कि अभय सिंह ही होंगे, या फिर अभी भी आपकी हाईकमान तय करेगी, कुछ सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा? देखो गुरविंदर के, जैसा कि हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल का ये चलन है, ये हम अपना जो कैंडिडेट है वो जो वहाँ के लोग हैं वो डिसाइड करते हैं। इसीलिए 3 तारीख को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है एलनाबाद के लोगों के लिए। वो अभय सिंह जी चौटाला को, ओम प्रकाश जी चौटाला को वो नाम देंगे, वो बताएंगे कि वो किस कैंडिडेट के इच्छुक हैं, फिर उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और वो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है ऐसे वक्त में जब आबो हयात ठीक नहीं है बीजेपी और जेजेपी के लिए, जब बहुत हाहाकार मचा है किसान आंदोलन को लेकर, 10 महीनों से ज़्यादा का वक्त बीत गया है आंदोलन का, कोई अभी तक सुध सरकार ने नहीं ली है, क्या लगता है अब ऐसे में गठबंधन सरकार के लिए ये चुनाव कैसा साबित होने वाला है? मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। क्या सोच रही होगी गठबंधन सरकार इस वक्त? आगे कुआ पीछे खाई है। बिल्कुल, ये जो गठबंधन सरकार आपने जिक्र करा, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और भले ही चाहे कोई आ जाए, इनको लोग गांव में नहीं घुसने देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इलेक्शन के लिए, कि गैदरिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, क्योंकि इन्हें पता है गैदरिंग में तो एक अभय सिंह चौटाला ही जा सकते हैं वोट के लिए, बाकी अगर कोई जाएगा तो वो जितनी गैदरिंग होगी उतने जूते चप्पल इनको पड़ने वाले हैं। तो इसलिए इनके लिए कोई भी ग्राउंड है ही नहीं। ये हेलीकॉप्टर से ऊपर से बेशक पंपलेट फेंक दें, ये ग्राउंड पे आके वोट नहीं मांग सकते। आपको लगता है कि गठबंधन सरकार ऐसा मतलब थीम सेट करना चाहती है कि स्क्रीन लगा के ही वोट मांग लिए जाएं, इसलिए आप कह रहे हैं कि इस तरीके की गाइडलाइन जारी कर दी गई है चुनाव को लेकर कि आप इकट्ठ नहीं कर सकते, लेकिन ये चाहें कहीं भी रैली कर सकते हैं? आपने देखा होगा दूसरे चुनाव जो हुए हैं, क्या इसी बात का डर है कि एलनाबाद उपचुनाव में भीड़ इकट्ठी करना मतलब सबसे बड़ी टेढ़ी खीर होगा? बिल्कुल, और अगर इकट्ठी करनी है तो इनके एक एमएलए का बयान आपने पिछले दिनों सुना होगा कि इनको बुलेट प्रूफ, इनको सारा अपना लेके चलना पड़ेगा, और बाकी तो इनके लिए कोई चारा नहीं है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि हर जगह इनकी गैदरिंग होती है, हर जगह सब कुछ होता है, लेकिन एलनाबाद चुनाव में इनको कोरोना का डर नहीं, इनको किसान का डर सता रहा है। एक सवाल है, आपको क्या लगता है मैम, इस वक्त में बीजेपी और जीजेपी किस पर आस्था व्यक्त करेगी? राजनीतिक समीकरण आपको क्या नजर आते हैं? ये सबके लिए एक उत्सुकता का माहौल है कि आखिर पता तो चले
जेजेपी बीजेपी की बस में से कौन उतर कर नीचे आएगा, कौन चेहरा होगा, समीकरण नजर आता है आपको कुछ? देखो, इनका तो बस में बस लाना ही पहली बात तो मुश्किल है। और रही बात है तो ये कहेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, वो कहेगा तू जा और वो कहेगा तू जा। अमूमन ऐसा होता है जब सरकार सत्ता में होती है तो लोगों में टिकट लेने की ओर लगती है, इनमें टिकट फेंकने की ओर लगेगी। वो कहेगा जेजेपी जानी चाहिए, जेजेपी कहेगी बीजेपी जानी चाहिए। इनकी अब इस बात में ओर लगेगी क्योंकि जूते तो दोनों को पड़ने वाले हैं। तो इनमें से चाहे कोई आ जाए, चोर चोर मुसेरे भाई कोई आ जाए, चाहे इनको जूते ही पड़ने हैं। अभी जींद रैली से पहले आपने लगभग पूरे हरियाणा को कवर अप करने की कोशिश की थी और बहुत बड़ी संख्या में आप महिला सेल देखते हैं, आप महासचिव हैं और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्या लगता है इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितनी रहेगी, खास करके आपके कैंपेन के साथ में? क्या लगता है क्या मुद्दे महिलाओं के लिए रहने वाले हैं? और आपने जो ऑब्जर्व वहाँ से किया है जींद से, क्या लगता है एक महिला के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आईएनएलडी का क्या होगा उस उपचुनाव? देखो, मैं ना सबसे पहले तो मैं बहुत आहत हुई वहाँ जाके, जो मैंने अपने महिला वर्ग को देखा। मतलब वो इतनी परेशानियों में है। मैं वो लगभग जींद के आसपास सभी जगह गई हूँ। समूचा हरियाणा अभी मैं कवर नहीं कर पाई थी, लेकिन जींद के लगभग हर गांव में और आसपास मैं गई हूँ। वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है। जो महिलाएं हैं वो कह रही है हम चूल्हा कैसे चलाएं, हम बच्चों का पेट पालना आज मुश्किल हो गया है। और दूसरा रही बात कि आगे नौकरी, तो हमारे नौजवान बच्चे घर पे हैं, वो डिप्रेशन में आ गए हैं और हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही। तो जो महिलाओं का एक महंगाई और बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा एक कारण हो गया है। वो बहुत परेशान है इस चीज़ को लेके। तो महिला शक्ति की मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ। अब अभी इलेक्शन आ गए एलनाबाद के, अदरवाइज मैं हर गांव में जाके हर महिला से मिलना चाहती हूँ। मैं उनके दिल का हाल जानना चाहती हूँ और अपनी राय उन्हें देना चाहती हूँ। और समूचे एक हिंदुस्तान की महिला का दुख जो है मैं एक शीर्ष पे ले जाना चाहती हूँ। अभी जैसे ही ये उपचुनाव डिक्लेयर हुआ तो सिरसा से सांसद हैं सुनीता दुग्गल, उन्होंने एक बयान दिया है कि एलनाबाद की जनता सेटिस्फाई है, वहाँ का किसान जाग चुका है और इस किसान आंदोलन का इस उपचुनाव के ऊपर कोई असर नहीं होगा। हमने सफ़ेद मक्खी से लेकर पूरा मुआवजा किसानों को दिया है और वहाँ पर ऐसी कोई भी मतलब गलत विपरीत हवा नहीं चलेगी कि बीजेपी वहाँ पर कुछ कर ना सके और बीजेपी दम के साथ वहाँ पर जीतेगी। दावे में कितनी सच्चाई लगती है आपको? दुग्गल साहिबा बहुत दूर से बैठकर ये बोल रहे हैं। एलनाबाद की आवाम को भी उनका बेसब्री से इंतजार है, वो जनता के बीच में आए और लोग उनको अपनी पीड़ा बताएं। क्या लगता है सेटिस्फाई है किसान? सही बता रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और ये इनकी नुमाइंदा हैं। इन्होंने शुरू में ये कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट हम लागू करेंगे। ये झूठ बोल के सत्ता में आए और अब भी ये झूठ बोल रहे हैं। मतलब एक झूठ की सीमा होती है। इनके कहते हैं, ओम प्रकाश चौटाला एक बात कहते हैं कि मारते का तो हाथ पकड़ लो, झूठे का कुछ नहीं पकड़ सकते। तो ये झूठ का एक सुबह एक गठड़ी उठा के चलती है भारतीय जनता पार्टी, शाम तक वो गठड़ी बांट के आ जाती है झूठ की। रही बात जो ये मुआवजे की कर रही हैं, मुआवजा पिछले साल का भी अभी पेंडिंग है किसानों का। आंकड़े अगर ये देखें, जाके अपने रजिस्टरों को देखें जो किसान बैठे, और एमएसपी के ऊपर गारंटी की ये जो बात करते थे ना, वो है। किसान को आज इन्होंने बेहाल कर रखा है। और रही बात अगर ये कहती हैं कि भाई हम जाएंगे, किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है, तो जब कोई असर नहीं है तो आप जाएं लोगों के बीच में। कुछ दिन पहले अपने डवाली में भी आपने देखा होगा, गाड़ी लेके जब ये लोग आए थे, इन्हें दुम दबा के भागना पड़ा था। आज भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दलों की हालात ऐसी है कि ये लोगों से मुंह रूबरू नहीं हो सकते, ये कमरों में घुस के बयान नहीं दे सकते हैं। तो अगर सही मायने में अगर उनको ये लगता है, अगर वो सच बोल रहे हैं, तो वो जाएं और लोगों के बीच में वोट मांगने का कष्ट करें। अभी एक बयान हो रहा था अजीत सिंह चौटाला का, जेजेपी के संरक्षक, उनकी तरफ से बोला गया कि अगर अभय चौटाला को इतना ही गुमान है कि वो कह रहे हैं कि मुझे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, मगर उन्होंने टिप्पणी की है कि अब आईएनएलडी को एलनाबाद में नाक रगड़ना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, वोट मांगनी पड़ेगी, तब जाके काम चलेगा। आपको लगता है आईएनएलडी को ज़रूरत पड़ेगी? क्या ये बात सत्य है कि नाक रगड़ना पड़ेगा? अभय सिंह तो ये कह रहे थे कि वोट मांगने तक की ज़रूरत नहीं मुझे। तो
देखिए, एक दो लफ्ज़ हैं, अहंकार और विश्वास, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अहंकारवंश लोग ये कह देते हैं कि भाई वोट नहीं मांगने जाएगा, लेकिन एक होता है विश्वास। एलनाबाद की जनता का अभय सिंह के प्रति और अभय सिंह जी चौटाला का एलनाबाद की जनता के प्रति अडिग विश्वास है। इस विश्वास के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब को वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी आधार पे अभय सिंह जी चौटाला कहते हैं कि अगर मैं वोट नहीं भी मांगने जाऊंगा, क्योंकि उन्हें विश्वास है अपने लोगों पे और खुद के ऊपर भी विश्वास है कि मैंने माड़ा नहीं करा, मैंने एक किसान के पक्ष में इस्तीफा दिया है। आज ही मैं अखबार में पढ़ रही थी, पंजाब केसरी की न्यूज़ है कि दो बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ और एक बेंच को लेके, सीट को लेके, स्कूल में क्लास की सीट को लेके और एक दूसरे के ऊपर कातिलाना हमला कर दिया। तो आप सोचो, जो शख्स अपनी एमएलए की सीट छोड़ के और जनता के बीच में किसान के साथ खड़ा हो, उसको अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं होगा? और वो क्यों, उसको तो लोग थैलियों पे रख के वोट मंगवाएंगे, नाक रगड़ने की तो जरूरत ही नहीं होगी। रही बात जिस पार्टी की आप बात कर रहे हो, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ वो अपनी ज़मीन संभालें। आज उनके हालात ऐसे हैं कि वो लोगों के बीच में नहीं जा सकते। मैं जिस गांव में गई हूँ, उस गांव में मुझे ये सुनने को मिला है कि बेटी तुम्हारे परिवार का था, हमारे साथ धोखा कर गया। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का परिवार आप लोग हो, ठीक है, जो उनकी विचारधारा से ताल्लुक़ रखता है वही उनका परिवार है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये ऐसे अनाप शनाप बयान ना करके लोगों के बीच जाएं, अपनी गलतियों को माने। अभी जो सिरसा से बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं आदित्य चौटाला, उनकी तरफ से भी एक टिप्पणी सामने आई है कि इस उपचुनाव में गठबंधन की सरकार पूरी दावेदारी के साथ आएगी और उन्होंने कहा कि मैं दावा करता हूं यहाँ पर समीकरण बदलेंगे और लोग सत्ताधारी परिवार के साथ और यानी उसी सरकार के साथ जाएंगे। आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक लोगों की दुकानें बंद हो रही थी, उसी का डर है और ये किसान क्रिएट कर देते हैं, अपना खुद का एक झुंड बनाते हैं, वही करता है, कोई किसान आंदोलन नहीं है, किसान तो सेटिस्फाई है। आपको लगता है कि बीजेपी के लिए ये बातें करना क्या धरातल पर वाकई में ये इस तरीके की स्थिति बन पाएगी? क्या राजनीतिक दुकानें बंद होने का उन्होंने सीधे तौर पर आईएनएलडी को बोला है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? ये आरोप में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये मैं यही कहूँगी कि बिना तथ्यों के ये बातें कही गई हैं। आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर वीरेंद्र सिंह जी ने कहा है कि क्या, कौन कहता है किसान आंदोलन नहीं है? अगर आंदोलन नहीं होता तो ये कुछ समय के लिए ही होता, क्योंकि किसानों की एक जायज़ मांग है और ये आंदोलन है, इसलिए ये विश्वव्यापी आंदोलन बना। या तो वो खबर नहीं देखते या फिर वो सिर्फ गोदी मीडिया ही देखते हैं। तो जहाँ तक आदित्य का मैं कहूँ, वो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, वो बेड़े लेके अपने ही जो भारतीय जनता पार्टी अफसरशाही के खिलाफ वो गए हुए थे कि ऑफिसर हमारी सुन नहीं रहे, मैं आज यहाँ पे एक नागरिक बन के आया हूँ, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं उनसे सीधा सीधा ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो किस बिना पे इस चीज़ को कह रहे हैं कि जबकि वो खुद स्वयं पीड़ित हैं अफसरशाही से। तो आप सोचो एक किसान कितना पीड़ित होगा इनके 3 काले कानूनों से। तो ये ऐसे जो बयानबाजी है उन्हें नहीं करनी चाहिए, या तो वो पब्लिसिटी के लिए करते हैं या फिर वही बात है कि भाई अब वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, क्योंकि एक तरफ तो जो सच्चाई है वो दिखती है लोगों को, एक तरफ तो वो आहत है अफसरशाही से, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि बाकियों की दुकानें, दुकान तो एक इंडियन नेशनल लोकदल की खुली है, आज के दिन बाकी सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो जेजेपी है, इनकी दुकानें यूं बंद पड़ी हैं क्योंकि लोगों ने रद्दी माल को नकार दिया है। और ऐसे में अगर सच्चा और प्योर चीज़ की लोगों को पहचान हो चुकी है और वो इंडियन नेशनल लोकदल है। अभी मैम हम चर्चा कर लेते हैं कांग्रेस पर। एलनाबाद में अब इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई है कि कांग्रेस हाईकमान के लिए भी सोच पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि जैसे रेलगाड़ी की पटरी है, दोनों बराबर चल रही है लेकिन मिल कभी नहीं सकती। अब बहुत बड़ा उलझन है कि वो किसको टिकट दें, क्योंकि चाचा भतीजा दोनों हैं। और अभी कुछ समय पहले वो बीजेपी के कमांडर थे पवन बेनीवाल, जब उन्होंने किसान आंदोलन
को देखा और उन्होंने किसानों के साथ फैसला लेते हुए अपनी सीट वहाँ से उनकी पार्टी को अलविदा कह दिया। आपको क्या लगता है कांग्रेस किसके ऊपर आस्था जताएगी और क्या लगता है क्या कांग्रेस को तीसरा चेहरा लेकर आएगी या फिर भरत सिंह बेनीवाल पर आस्था व्यक्त करेगी या फिर नए जो बीजेपी को छोड़कर पवन बेनीवाल वहां पर पहुंचे हैं? बड़ी कशमकश की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के लिए। क्या लगता है कितना फायदा एनएलडी को इस बात का भी मिलेगा? देखिए, जो हाल भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन है वही कांग्रेस में है, क्योंकि सही मायने में जो जनक है इन 3 काले कानूनों की वो कांग्रेस है। अब कांग्रेस वालों को भी कहीं ना कहीं डर है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, पहला सवाल लोग यही करेंगे। और कुमारी शैलजा ने बयान भी दिया है कि जरूरत ही नहीं है चुनाव की जरूरत नहीं है। तो आप सोचो कि इनके साथ वही इनकी स्थिति हो रखी है। अब इनमें भी यही है कि वो कह रहे तू टिकट ले ले, वो कह रहे तू टिकट ले ले, और एक दूसरे को, वो आपको पता ही है कि एक दूसरे को फिर हम काटेंगे, और ये कांग्रेस का चलन है। और कांग्रेस में जो अभी पंजाब में देखो क्या हाल हो रखा है, वही हाल कुछ दिनों में हमें हरियाणा में भी देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगी कि कांग्रेस की भी स्थिति आज के दिन कोई बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस भी असमंजस में है कि इलेक्शन लड़ें, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि लोगों के बीच तो उन्हें भी आने नहीं दिया जाएगा, लोग सवाल तो उनसे भी करेंगे। मैम, मेरे आखिरी 2 सवाल है और लगातार इस चुनाव में हम आपके साथ रहेंगे, आपसे हर सवाल का जवाब मांगते रहेंगे। ओपी चौटाला की तरफ से ये बार बार भविष्यवाणी की गई है, उन्होंने जींद से भी ये बात बोली है कि जैसे ही उपचुनाव होगा एनएलडी जीतेगी, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूट जाएगा और मध्यवर्ती चुनाव होंगे। ये भविष्यवाणी कैसे आप दावेदार के साथ कह सकते हैं कि वाकई ही ये चुनाव तय करेगा कि क्या जेजेपी और बीजेपी इकट्ठा चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? कैसा लगता है आपको? देखिए, मध्यावधि चुनाव तो निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि मैं अगर कुछ भी ना सोचूं तो मैं ओम प्रकाश जी चौटाला का जो इतने साल का एक्सपीरियंस है उसको देख के ही कह सकती हूँ, क्योंकि पिताजी पहले दिन से ये कह रहे थे कि इस तरीके के गठबंधन चला नहीं करते, क्योंकि सभी इसमें लालची किस्म के लोग हैं, तो लालच कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा। और रही बात ये, क्योंकि लोगों ने इनको नकार दिया है। अब जिसको ये होगा कि जिसको अपनी साख बचानी होगी, जो ये सोचे भी कम से कम जूतों से मैं बच जाऊं और मेरा परिवार कलंकित होने से बच जाए, वो अपना हाथ खींचेंगे अब, क्योंकि बहुत हो लिया। पहले उनको भी उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत क्या पता किसानों और इनका आपस में मिल बैठ के कुछ हल निकल जाए, लेकिन अब जैसे किसान नाउम्मीद हो चुका है, वैसे ही इनके सत्ता पक्ष के जो सहयोगी लोग हैं वो भी नाउम्मीद हो चुके। और बहुत बार तो उन लोगों ने बोल भी दिया है, आपने देखा होगा, बबली का बयान देखा होगा, डांडा का बयान देखा होगा, लेकिन उनको लालच देके चुप कराया जा रहा है, किसी ना किसी लालच को देके, क्योंकि लालची लोगों का मैंने बताया सब। लेकिन वहीं अगर आने वाली पीढ़ी का अगर वो सोचेंगे भी हम कलंकित ना हो किसान के सामने, क्योंकि किसान अन्नदाता है, अन्नदाता के सामने कलंकित होने से बच जाएं, तो वो अपने आप को, क्योंकि आने वाला समय अब थोड़ा रह जाएगा, 2 साल हो गए सरकार को, तो वो सोचेंगे भी हम बेहतर ये है कि अगर हमें जूतों से बचना है और कलंक से बचना है तो वो अपना हाथ खींचेंगे। इसलिए ये निश्चित है कि मध्यावधि चुनाव होके रहेंगे। मैम, आखिरी सवाल, आप कब से शुरू कर रहे हैं जनता के बीच में जाना? क्या एनएलडी घर घर जाएगी और आपको मुकाबला कितना रोचक लग रहा है? क्योंकि ये तीसरा उपचुनाव है और अभय सिंह को उपचुनाव जीतने का मास्टरमाइंड माना जाता है, क्योंकि उनके लिए भी ट्रिपल होगा इस बार। और क्या लगता है आपका मुख्य मुकाबला किसके साथ रहने वाला है? हालांकि अभी तक कैंडिडेट आने उनकी तरफ से बाकी है, वो क्या मंत्रणा चलती है, किसके पाले में गेंद जाती है, लेकिन आपका मुख्य मुकाबला किसके साथ मानते हैं? देखिए, मुकाबले में कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि सब के शटर डाउन हो चुके हैं और ऐसे में केवल प्योर चीज़ ही के लोग देखते हैं और अभय ही सत्य है। चाहे वो किसी के ऊपर हाथ रख दें, लोग उसको अभय सिंह चौटाला ही मानेंगे। अभय सिंह चौटाला चाहे स्वयं इलेक्शन लड़ें, चाहे किसी को लड़ाएं, हमारे सामने मुकाबला किसी का भी नहीं है और सामने वाले सभी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त होके रहेगी। जो लोग ये कहते हैं कि अभय सिंह को नाक रगड़नी पड़ेगी या जाके वोट मांगने पड़ेंगे, तो मैं ये कहती हूँ कि वो हमारे अन्नदाता है, वो हमारे अपने लोग हैं। अपने लोगों के सामने जाना, हमें कोई इस चीज़ में वो नहीं है, शर्म नहीं है, क्योंकि हमने लोगों को भी पता है कि अभय सिंह चौटाला ने क्या त्याग करा है और उस त्याग को
सत्ता में बैठे लोग ना माने, लेकिन जो हमारे धरातल के लोग हैं वो उसको बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं। इसलिए कुल मिला के आप भी मिलते रहना, और जीत तो सुनिश्चित है ही, और सामने वाले सबकी जमानत जब्त कराने वाले अभय सिंह जी चौटाला। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर, आपका भी, और बेस्ट ऑफ लक। और आपका चैनल टॉप हरियाणा में नंबर 1 चैनल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारे साथ INLD की तरफ से बातचीत कर रहे थे सुनैना चौटाला। दरअसल इस चुनाव में कई तरीके के समीकरण नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए दौर ऐसा है कि वहाँ पर इस्तीफेबाजी चल रही है, रूठों को मनाने की कवायद होगी। बीजेपी के लिए कुछ ऐसा है कि ओमार शीट तो बीजेपी के पास है, मगर उसकी की जनता के पास है। उन सवालों का जवाब देना बड़ा टेढ़ा होगा, क्योंकि मुद्दा महंगाई का है, रसोई का है, पेट्रोल डीजल का है। लेकिन INLD के लिए दोनों हाथ लाडू है, किसी तरीके की कोई चिंता की बात नहीं है। बेहद रोचक मुकाबला होगा, पल पल की कवरेज आप तक पहुंचाने की जो कवायद और काम है वो तेज हरियाणा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।